हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। जो भी वीडियोस में आपको नोट्स पढ़ाया जा रहा है उनको आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे बुक में। तो अभी जब स्कूल खुलेगा तो आपकी कॉपियाँ चेक हो जाएगी। तो बच्चों, अभी तक हम यहाँ पर जो हमने मेनली पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ पर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें हमने काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स थी वो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पॉली हैलोजन कंपाउंड इसमें एक टॉपिक बच जाता है, जिसको हम ऑनलाइन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो आपको नोट डाउन करना है। तो हेलो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में हमने बात करी थी कि जो आपका एक से अधिक जितने भी हैलोजन कंपाउंड्स किसी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है या एरिल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है। तो उसमें हमने कुछ पढ़े थे, जैसे कि हमने सबसे पहले बात करी थी कि जब मीथेन की रिएक्शंस, जब हम मीथेन को यानी CH4 को सनलाइट के प्रेजेंस में यानी HNO सनलाइट के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कि आपका CHCl3 है ना, CH3Cl, ठीक है ना, CH2Cl2 है ना, CHCl3 और CCl4, ठीक है ना, CCl4। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन का, हमने डाइक्लोरोमीथेन का, ट्राइक्लोरोमीथेन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो ये क्लोरोमीथेन तो है, ये तो आपके पास जो है, ये तो हमारे पास मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो एक से अधिक क्लोरीन है CH2Cl2, जिसको हम डाइक्लोरोमीथेन कह रहे थे, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ट्राइक्लोरोमीथेन, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इसी में हमने एक आयोडीनीकरण में देखा था, ठीक है, CH4 की रिएक्शन जब हम Cl2 के साथ कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है, जब उसका जो मीथेन का क्लोरीनेशन है अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमारे पास 3 प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर दे रहा था, ठीक है, 4 प्रकार के। तो ऐसे आइडोफॉर्म में भी देता है, तो आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म सेम फॉर्मूला होता है CHI3, ठीक है ना। 3 आपके पास जो है हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, CHI3। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों लास्ट वीडियो में। हमने अभी तक 2 वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, और 2 वीडियो में हमने क्या देखा कि पहला हमने देख लिया डाइक्लोरोमीथेन, दूसरा हमने देखा यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको हम क्लोरोफॉर्म कह रहे थे, फिर हमने एक आइडोफॉर्म भी पढ़ा, और चौथा हमने यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ा, जिसमें हमने एक कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमने एक और गैस के बारे में पढ़ा था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है आपका डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है ना, डाइफ्लोरोमीथेन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसको हम फ्रीऑन गैस कह रहे थे, और ये किस तरीके से बनता है, ठीक है ना, इसको भी हमने देखा था, जब हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जब इसको हीट करते हैं एंटीमनी ट्राइक्लोराइड पेंटाक्लोराइड के साथ, ठीक है ना, तो उसमें जब करते हैं तो हमें फ्रेन गैस प्राप्त होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो हम देख चुके हैं, और उसके यूजेस क्या क्या हैं वो हम यहाँ पर कल की वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अभी तक हमने पढ़ा है जो भी आपका हेलो एल्केन्स थे, उनके जो पॉली हैलोजन कंपाउंड है, उनके बारे में हमने भी डिस्कस कर लिया। अब हम एरोमेटिक रिंग के साथ चलेंगे, यानी आपका हेलो एरिन के साथ चलेंगे। तो वहाँ पर हमारा एक टॉपिक आएगा पहला, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। तो पैरा पोजीशन पे जो है 2 क्लोरीन है ना, यानी किसी भी बेंजीन रिंग पे 2 क्लोरीन कंपाउंड्स अगर जुड़े हुए हैं तो उसे हम कहते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसकी अगर हम प्रिपरेशन देखें तो क्या होता है, सबसे पहले जब हम इसका निर्माण Fe की उपस्थिति यानी आयरन की उपस्थिति में, जब बेंजीन का हम क्लोरीनेशन करते हैं, क्या करते हैं, जब हम आयरन के प्रेजेंस में बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं, तो हमारे पास जो है एक जो आयरन है वो हैलोजन वाहक के रूप में काम करता है, यानी वो हैलोजन को लेके जाएगा, पोजीशन पे जोड़ेगा। कहाँ पे जोड़ेगा वो हम देखेंगे। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन को मिश्रण जो है छानकर अलग किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कैसे देखनी है, तो प्रिपरेशन में आपको क्या बनानी है, एक बेंजीन रिंग बनानी है, उसका क्लोरीनेशन हो रहा है यानी Cl2 से रिएक्ट करना है, और किसकी प्रेजेंस में करना है, Fe की प्रेजेंस में करना है, ठीक है। आयरन की प्रेजेंस में जैसे आपने किया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, एक तो होता है ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और एक आएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो बेटा इनको डाइक्लोरोबेंजीन क्यों बोला, पोजीशन तो हम एक ही लिख रहे हैं। तो बच्चा अगर मैं इस वाले क्लोरीन को लेता हूँ तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर ही है, ठीक है, और इस वाले क्लोरीन को लूँ तो इसकी पैरा पोजीशन पर ही है। अगर इस वाले क्लोरीन को लूँ तो ये ऑर्थो पे है, और इस वाले क्लोरीन को लूँगा तो ये पैरा में है। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी है, 2 क्लोरीन है तो वो कहीं पे भी हो सकते हैं, ऑर्थो पैरा कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम प्रोडक्ट है। अगर कुछ और चीज़ें होती कंपाउंड, कुछ और एटम जुड़ा होता है, तो वहाँ पर हम बोल सकते थे कि ये ऑर्थो है और ये पैरा, तब उसके हिसाब से चलता। पर यहाँ पे दोनों सेम है तो कोई भी ऑर्थो पैरा हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको कहा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या कहा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन।
जो सबसे पहले बच्चों एक बार आपको फिर से बता दूं कि हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन कौन कौन सी होती है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक बेंजीन है, ठीक है ना बच्चों, ये क्या है मेरे पास, एक बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग है। इसकी ये ऊपर वाली पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं फिनाइल पोर्शन। क्या कहते हैं, फिनाइल। तो यानी यहाँ पर जो भी ग्रुप जुड़ा होगा इसको हम कहते हैं फिनाइल, और कभी कभी हम इस पूरी रिंग को भी फिनाइल कहते हैं, ठीक है। ये वाली पोर्शन जो होती है इसको कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं हम मेटा, और इस पोजीशन को कहते हैं हम पैरा। यानी अगर यहाँ पर कोई कंपाउंड जुड़ा है फेनिल ग्रुप पे, कहाँ पर, फेनिल ग्रुप पे कोई कंपाउंड जुड़ा है तो उसके लिए पैरा ही है। अगर यहाँ पर कोई कंपाउंड जुड़ा है तो उसके लिए पैरा कौन सा होगा, ये। फिर ये वाला पोर्शन फिर मेटा हो जाएगा, ये वाला फिर ऑर्थो हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका जो है फेनिल ग्रुप हो जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले तो बेंजीन की पोजीशन समझनी कौन कौन से कहाँ पर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ गए। डाइक्लोरो बेंजीन कैसे बनेगा, तो जब हम इसका क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे। तो बेंजीन का जब क्लोरीनेशन किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में, जब बेंजीन का क्लोरीनेशन होता है तो वहाँ पर हमारे पास जो है एक ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन बनता है और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन बनता है। जो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये आपका जो है सफ़ेद रंग का वाष्पशील ठोस होता है। क्या होता है, सफ़ेद रंग का एक इवोपरेट सॉलिड होता है जो कि वाष्प के साथ गति करता है, ठीक है, सफ़ेद रंग का होता है। इसका जो गलनांक होता है, यानी देखो ठोस कह रहा है तो ठोस का क्या होगा, गलनांक होगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 325 केल्विन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये सब्लिमेशन शीघ्रता से करता है, ठीक है। इसमें सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्वापातन आपने 6th क्लास में ही पढ़ा होगा। जब क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, और या गैस आपका डायरेक्टली क्या हो रहा है, सॉलिड में। जो सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो वहाँ पर भी आपका जो है ये आपका जो हमारा डाइक्लोरो बेंजीन है वो आपका जो है यहाँ पर भी काम करता है सब्लिमेशन में। तो सब्लिमेशन ये बहुत तेज़ी से करता है, यानी सॉलिड से क्या हो, तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ हम कीटनाशक के रूप में करते हैं, जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं, डिओडोरेंट के रूप में करते हैं, कीट प्रतिकर्षक यानी मॉथ रिप्लेंट के रूप में इसका काम करते हैं। तो सीधे सीधे कह सकते हैं हम कि यानी कि फसल में इसका काम किया जाता है कीटनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक हो गया, ठीक है, डिओडोरेंट और कीट प्रतिकर्षक के रूप में भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये तो था आपका डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरा आपका आता है यहाँ पर DDT। किसकी बात करता हूँ, DDT सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। DDT आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है। DDT कभी फुल फॉर्म आ जाती है, कभी कभी उसका नेम लिखने के लिए आता है, कभी कभी उसकी रिंग बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है। तो सबसे पहले आपको DDT समझना है, DDT है क्या। तो DDT बच्चों, DDT जो है इसको हम कहते हैं डाइक्लोरो। यहाँ पर आपका 2 क्लोरीन होंगे, डाइक्लोरो, ठीक है, और 2 फिनाइल ग्रुप होंगे, डाई DDT की फॉर्म क्या हो जाएगी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो। 3 इसमें क्या होंगे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ठीक है ना, ट्राइक्लोरो इथेन, यानी इथेन एक चेन होगी, उसमें 3 क्लोरीन ग्रुप होंगे, ठीक है ना, उसमें 3 क्लोरीन ग्रुप होंगे, और 2 क्लोरो जो होंगे वो बेंजीन रिंग पे होंगे, डाइफिनाइल। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल यानी 2 फेनिल ग्रुप पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और एक आपका एथेन ग्रुप है जिसमें आपका जो है 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो वो क्या, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। अब देखो कैसे कैसे बन रहा है, अब देखेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो बच्चों, DDT के बारे में क्या लिखा गया है, इसे कहा गया 2 बिस यानी बाई, ठीक है ना, बिस यानी पैराक्लोरोफिनाइल 111 ट्राइक्लोरोएथेन एक शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में यूज, किसमें क्यों किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं DDT का। इसमें फसल में यूज़ किया जाता है, किसमें, फसल में, कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे सामान्यतः हम DDT कहते हैं। क्या कहते हैं, DDT, जो पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है ना, पैरा दोनों पोजीशन पे है, तो पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन को व्यक्त करता है। क्या करता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन को व्यक्त करता है। वास्तव में यह नाम शुद्ध होता है, क्या होता है, अशुद्ध होता है, मिश्रवर्ग हम इसको कहते हैं। इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कैसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको नहीं कहता, हम इसको सीधे DDT कहते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन।
इसका निर्माण की बात करें तो इसकी किस तरीके से इसको बनाया जाता है, तो डीडीटी का निर्माण क्लोरोबेंजीन को, ठीक है ना, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, ठीक है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्लोरल के साथ किया जाता है, किस साथ, क्लोरल के साथ इसके रिएक्ट किया जाता है या गर्म किया जाता है, तो आपका क्या बनता है, यहाँ पर डीडीटी हमें मिलता है। तो 2 क्लोरोबेंजीन लिए, तो ये मेरे पास 2 क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को मैंने क्लोरल के साथ रिएक्ट किया, तो क्लोरल बेटा ये हमने ऊपर पढ़ा था किसमें, क्लोरोफॉर्म में आपका क्लोरल बना था। एक प्रोडक्ट जब इसको क्लोरीनेशन कर रहे थे तो वहाँ पर क्या बना था, H3 जो थे वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कार्बन से रिमूव हो जा रहे थे, किसके, कीटोन में हम पढ़ रहे थे, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बना रहे थे ना। तो उसके बाद हमने एक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी देखा था, वहाँ पर क्लोरल बन रहा था, तो वही क्लोरल यहाँ पर यूज़ हो रहा है, 2,2,2 ट्राइक्लोरोएथेनॉल, ठीक है ना। तो 2,2,2 ट्राइक्लोरोएथेनॉल जिसको हम क्लोरल कहते हैं, इस क्लोरल के साथ जब हम क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, क्यों लिए 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बने हुए, तो वो 2 बॉन्ड भी किसी से जुड़ने चाहिए ना, तो 2 बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन, दो बॉन्ड में 2 बेंजीन रिंग जुड़ने वाली है, ठीक है ना, 2 बॉन्ड से बनाना है, तो इसलिए हमने 2 फिनाइल ग्रुप ले लिया। दूसरा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, तो वाटर निकालने के लिए मुझे सॉरी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, जो हमने क्लोरल लिया, क्लोरल की रिएक्ट जब हमने क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल के साथ हमने किया, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम कर रहे थे, तो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में किया, तो यहाँ से वाटर बाहर निकला, और उसके बाद जो कुछ भी बचा वो आपका किस में जुड़ गया, बेंजीन में। तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन गए, तो ये दोनों के दोनों बेंजीन कहाँ से किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन के साथ। ये दोनों ने क्या किया, कार्बन के साथ बॉन्ड किया, क्योंकि इनके हाइड्रोजन चले गए। बाकी ये क्लोरल का जो स्ट्रक्चर था, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन बाहर गया है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर गया, बाकी जो स्ट्रक्चर बचा इसके साथ ऐड हो गया, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही मेरा क्या हो गया, डीडीटी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ CCl3 CH और 2 फेनिल ग्रुप किस पे जुड़े हैं, CH पे जुड़े हुए हैं, तो ये मेरा क्या बन गया, डीडीटी बना कैसे कैसे देखो, एक बार मैं बना के देखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास CCl3 था, इसके साथ में C था, डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना, इसके साथ में H है, ठीक है, इसके डबल बॉन्ड में O है, तो यहाँ पर 2 आपके जो है क्लोरोबेंजीन आए। तो क्लोरोबेंजीन मेरा किस तरीके से बनता है, ये बन गया क्लोरोबेंजीन, एक इसमें क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका बेंजीन रिंग, इसमें भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्लोरीन एक साइड से जुड़ा है, तो एक साइड से तो प्रत्येक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, तो इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ में बाहर निकला, यहाँ से -H2O हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जो बचा, ठीक है ना, वो इनके साथ में ज्वाइंट हो गया। तो किस तरीके से ज्वाइंट हुआ, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है, CCl3, ये तो वैसी का वैसी है, ठीक है, इसके साथ में C था, ये बॉन्ड भी ऐसी रहा, इसके साथ में H था, तो मैंने H भी लिख दिया। इस C ने एक इस बेंजीन के साथ में रिंग बनाया, ठीक है ना, इसमें क्लोरीन था, ये क्लोरोबेंजीन था, एक और बॉन्ड इसने बनाया इस बेंजीन रिंग के साथ में, क्लोरोबेंजीन के साथ में, ये हो गया Cl, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना रहा है, तो ये जो हमारा बनेगा इसको कहते हैं डीडीटी, ठीक है ना। तो डीडीटी कैसे बना, तो हमने देख लिया, जब हम क्लोरल को ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन के साथ में कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं या हीट करते हैं, तो वहाँ से मुझे डीडीटी प्राप्त होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें बच्चों, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या हो जाएगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो ये एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 382 केल्विन होता है। ये जल में अविलय होता है, परंतु जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनके साथ में क्या होता है, शीघ्रता से घुल जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपको पता ही है, ठीक है ना, जैसे ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब में क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा। यह एक शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में से यूज़ किया जाता है। बहुत से हानिकारक कीट, ठीक है ना, मॉथ्स और कृषि पीड़क को नाश ये करता है, तो इसलिए इसका जो है कीटनाशक के रूप में अभी भी यूज़ किया जाता है डीडीटी का। उसके बाद ये जैव अपघट्य नहीं होते हैं, ठीक है ना, यानी ये जीवों को नुकसान नहीं पता, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ठीक है, ये खत्म नहीं होगा। इसके उपयोग की बात करें बच्चों, तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, डीडीटी का प्रयोग हम जो है कीटनाशक के रूप में करते हैं, सबसे पहली बात तो है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करते हैं। दूसरा जो है सबसे सस्ता और शक्तिशाली होने के कारण इसमें मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, सलभ कृषि पीड़कों के मारने के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, सस्ता है, सस्ती रेट पे मिल जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट ना लिखते हुए, ठीक है ना, ये पॉइंट ना लिखते हुए आप सिर्फ इतना लिखोगे यहाँ पर कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, डीडीटी का प्रयोग जो है कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड यानी संपर्क कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा होगा डीडीटी का एक शक्तिशाली उपकरण से सुरक्षित नहीं है, जैसा कि ऊपर बताया गया डीडीटी एक अपघट्य पदार्थ नहीं है। ठीक है ना, रासायनिक रूप से अत्यधिक स्थायी है, वातावरण में एकत्रित होने का दूरगामी प्रभाव अत्यधिक हानिकारक है क्योंकि जीव जंतु मनुष्यों के लिए ये विषैला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको क्या है, वातावरण में से एकत्रित नहीं किया जाता है, और अगर ये एकत्रित हुआ तो ये वहाँ पर का जो है वो प्रभाव क्या है, हानिकारक कर देगा, और जीव जंतु वहाँ पर जो है मरने की संभावना हो सकती है क्योंकि इसकी गैस इतनी खतरनाक होती है, बड़ा विषैला होता है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ एक पॉइंट लिखना है कि डीडीटी का एक शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चों हमारा BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब हम बेंजीन की बात करें तो यहाँ पे भी बात कर लेते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी आपके पास एक बेंजीन बना है। तो बच्चों सबसे पहले बेंजीन को समझो। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी जितने कॉर्बन होते हैं उतने पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। ये सब क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। ये कार्बन हो गया। अब प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। बेंजीन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन हो गया, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन हो गया, इसके साथ में ये हाइड्रोजन हो गया। तो प्रत्येक साथ एक एक हाइड्रोजन होता है। अब इसकी बैलेंस देखो, एक बॉन्ड इसके साथ बनाए, एक ये, तो 3 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड की और ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैंने ये लगाया। अब इसकी भी हो गए 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। अब इसके 1 2 3 है, तो यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड लगाया, तो 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। और इनके बीच में मैं एक बॉन्ड लगाऊंगा तो 1 2 3 4 हो गए। ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना, तो 4 बॉन्ड हो गए। तो इसको मैं इस तरीके से हम बेंजीन को लिखते हैं। फिर जब हम इसको शॉर्टकट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, बेंजीन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बॉन्ड लगाने से मतलब पूरे कार्बन, सभी कार्बन पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक एक हाइड्रोजन सिर्फ आ रहा है। तो ये एक एक हाइड्रोजन जब सनलाइट के प्रेजेंस में हम बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, तो वहाँ पर मेरा क्या होता है, जितने भी हाइड्रोजन है वो अपनी जगह पे ही रहेंगे। और यहाँ पर जो यानी जो बॉन्ड मेरे बने हुए थे, ठीक है ना, तो जो ये मेरे जो हैं बॉन्ड बने हुए थे, इन बॉन्ड की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, इन बॉन्ड की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका जो क्लोरीन ग्रुप है वो किस में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीनेशन नहीं हुआ, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ पर क्लोरीनेशन का क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो क्लोरीनेशन का क्या हुआ, एडिशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका औद्योगिक उत्पादन पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट लाइट यानी आप सीधे मान लो कि सनलाइट के प्रेजेंस में बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा किया जाता है। तो बेंजीन का क्लोरीनीकरण हुआ, परंतु एडिशन रूप में हुआ। किसमें हुआ, एडिशन रिएक्शन हुई, यानी जितने भी क्लोरीन थे वो सारे के सारे क्या हो गए, बेंजीन रिंग से जुड़ गए, और यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो हाइड्रोजन की जगह पर जो डबल बॉन्ड था उसकी जगह पर क्या आया, आपका क्लोरीन ग्रुप जुड़ गया। यानी हाइड्रोजन इसके साथ में है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इसके साथ 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 भी हाइड्रोजन। तो प्रत्येक कार्बन पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन अपनी जगह पे स्थित है, परंतु जो डबल बॉन्ड था वहीं पर आपका जो है क्लोरीन जुड़ गया। तो ये बन गया आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो आप देख लेना यहाँ पे किस तरीके से है। ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये इसमें एक H है, 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 और इसमें एक H है। तो ये बॉन्ड बने हुए ना। जब मैंने इसका क्लोरीनेशन किया यानी Cl2 इनमें रिएक्शन की मैंने, तो 6 हाइड्रोजन है तो 6 मैंने क्लोरीन ले लिए। ठीक है ना, तो इसके साथ में यानी डबल बॉन्ड यहाँ से हटा और इसके साथ में क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, इसके साथ में क्या जुड़ गया, क्लोरीन। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। और यहाँ पर जो है वो क्या हो जा रहे हैं, ये बॉन्ड आपके जो है यहाँ पे से हट जा रहे हैं। तो इन बॉन्ड की जगह पर ही आपके क्या जुड़े, क्लोरीन जुड़े, और तो इसने क्या बना दिया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो था तो बेंजीन ही, परंतु यहाँ पर इसने क्या बना दिया, हेक्साक्लोराइड, यानी क्लोरीन भी यहाँ पर जोड़ दिए। तो ये बन गया आपका BHC। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, तो प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक जो है स्टीरियो आइसोमेरिक है। क्या है ये, स्टीरियो आइसोमेरिक है, और इसमें बेंजीन नाभिक से जुड़े क्लोरीन परमाणु भिन्न भिन्न आइसोमर स्थान ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी इसमें परमाणु होते हैं, क्लोरीन परमाणु, वो क्या करते हैं, सीधे नाभिक के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा इसके तरीके से इनको नाम दिया जाता है। BHC व्यावसायिक नमूना उपरोक्त सभी 5 ग्रुप मिश्रण होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको क्या देखना है, BHC का कीटनाशक गुण इस समावयव के कारण ही होता है। तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, देखो एक तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखना है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो एक क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिक है। क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिक है, और इनकी जो है क्लोरीन परमाणु डायरेक्टली क्या करते हैं, नाभिक में जुड़े होते हैं, किसके,
बेंजीन के। इसकी यूजेस की बात करें बच्चों तो इसका यूज़ भी हम कीटनाशक के रूप में करते हैं, ठीक है ना। उपयोग कीटों के बचाव के लिए कीटनाशक के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। महत्वपूर्ण पीड़कनाशी होता है। गंध रहित और अत्यधिक प्रभावशाली होने के कारण डीडीटी से सर्वश्रेष्ठ इसे माना जाता है। तो ये जो है इसका प्रभाव कम है, यानी नकारात्मक जो प्रॉपर्टी इसकी है वो आपके पास जो है बेंजीन से कम है, सॉरी डीडीटी से कम है। तो इसलिए आपका जो है कीटनाशक के रूप में बीएचसी का यूज़ डीडीटी की अपेक्षा क्या है ज़्यादा किया जाता है। तो ये तो आपका बीएचसी है। अगला आपके पास है परक्लोरोकार्बन। क्या है? परक्लोरोकार्बन, यानी आपका पीएफसीज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पीएफसीज। तो इसमें आपका जैसे CnH2n+2 ऐसा होता है ना एल्केन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर एल्केन में H की जगह पर क्या आ जाता है? फ्लोरीन आ जाता है। H की जगह पर क्या आ जाएगा? फ्लोरीन। यानी जितने हाइड्रोजन है उतने क्या हो जाएंगे? फ्लोरीन हो जाएंगे। बाकी तो सारा सेम रहेगा। कैसे कैसे होगा? परफ्लोरोकार्बन। इसमें निर्माण इसकी अगर हम प्रॉपर्टी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें कि जब आपका एल्केन्स, कोई सा भी आपके पास एल्केन है, उस एल्केन का क्या हुआ? फ्लोरीनेशन। तो अभी तक हम क्लोरीनीकरण पढ़ लिया, आयोडीनीकरण पढ़ लिया, अभी हम पढ़ रहे हैं फ्लोरीनीकरण। जब भी आपका जो है किसी भी एल्केन का, कितना भी एल्केन हो सकता है, किसी भी एल्केन का जब फ्लोरीनीकरण किया जाता है तो इस विधि से नाइट्रोजन के तनुकृत एल्केन का हम क्या करें? रिएजेंट के रूप में काम यूज़ करते हैं। किसका? आपका नाइट्रोजन के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ, ताकि डाइल्यूट एल्केन का प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे? हम फ्लोरीनेशन करेंगे। तो होगा क्या? एक हेप्टेन लिया मैंने, बड़ा एक कार्बन समूह लिया हेप्टेन, और हेप्टेन के साथ मैंने क्या किया? फ्लोरीन की रिएक्शन की, ठीक है ना। कितने फ्लोरीन? 16 फ्लोरीन की यहाँ पर मैंने रिएक्शन कर दी। ये तो आप बैलेंस कर सकते हो ना, क्योंकि 16 हाइड्रोजन है तो 16 आपके पास क्या है? 16 से ऊपर आपके पास क्या होने चाहिए? 16 हाइड्रोजन है तो उतना फ्लोरीन भी तो होने चाहिए। तो C7H16 ये हो गए। यहाँ से H भी तो निकले होंगे बाहर, 16H बाहर निकले होंगे, तो 16H के साथ में F भी तो जाएगा। तो यानी इसलिए मुझे 2 गुना लेना पड़ेगा। तो 16 तो नहीं 32, तो 32 क्या हो गया? 16 तो यहाँ जुड़ गए और 16 यहाँ चले गए, ठीक है। 16 इधर चले गए और 16 इधर चले गए, तो 16HF। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। तो आप क्या है? बड़ा देखो, छोटा भी हो सकता है, CH4 होता, ठीक है ना। अगर CH4 होता तो CH4 के साथ अगर मैं फ्लोरीन की रिएक्शन कर रहा हूँ तो मुझे 2F2 की ज़रूरत थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो 4 इसमें जुड़ गए और 4 H के साथ में। देखो अब मेरे को क्या CH4 यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, CH4 है, इसके साथ मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा? 2F2 ऐसे ही करूँगा कि 4F2 करूँगा। देखो 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन बाहर भी तो निकलेंगे, तो मैं क्या करूँगा? 4F2। तो 4 दूनी कितने हो गए? 8। अब 8 में से 4 तो आ गए यहाँ CF4, ठीक है ना। 4 तो यहाँ आ गया CF4, और प्लस मेरे पास क्या बच गया? यहाँ से 4 H निकले थे ना, तो 4 H के साथ में भी 4 H के साथ में F चले गया, तो 4 HF क्या आ गया? बाहर निकल गए। पर मेनली प्रोडक्ट क्या बना मेरे पास? CF4। इसको कहते हैं परफ्लोरोकार्बन्स। क्या कहते हैं इसको? परफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। तो कितनी भी बड़ी लिंक की चेन हो सकती है, जितने भी उसमें हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ C2H6, तो C2H6 है तो मेरे पास क्या बनेगा? इसका मुझे फ्लोरीनेशन करना है। क्या करना है? फ्लोरीनेशन करना है, ठीक है ना। तो मुझे कितनी फ्लोरीन की ज़रूरत है? यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन बाहर भी निकलेंगे, 6 यहाँ पे भी जुड़ेंगे, तो इसका मतलब 6F2। तो 6F2 की रिएक्शन करूँगा तो क्या बन जाएगा? C2H की जगह पे क्या आ जाएगा? F6 हो जाएगा, और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? HF। तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है परफ्लोरोकार्बन्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये रंगहीन होते हैं, ठीक है ना। रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, अविषैली होते हैं, यानी विषैली नहीं होते, अज्वलनशील होते हैं, अध्रुवीय गैस होती है, द्रव होते हैं और ठोस होते हैं, ठीक है ना। और ये अत्यधिक स्थायी और अक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ये अत्यधिक स्थायी तथा अक्रियाशील होते हैं, ठीक है। अगला आपके पास जो है इसके बारे में और है, ये पराबैंगनी प्रकाश यानी सनलाइट की प्रेजेंस में तथा अन्य रेडिएशन यानी आयनाइजेशन रेडिएस जो भी है उसमें के प्रति भी क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये ओजोन परत को भेद नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ओजोन परत को पार नहीं कर पाते हैं, यानी उसके अंदर ही रहते हैं। ये अच्छे विद्युत रोधक होते हैं, यानी ये करंट को रोकने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे विद्युत रोधक, या हम इसको कहते हैं बैड कंडक्टर भी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इसके यूजेस की बात करें बच्चों तो इसका यूजेस जो है परफ्लोरोकार्बन का हम स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेप के रूप में यूज़ करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स के रूप में यूज़ करते हैं, उच्च वोल्टता वाले बिजली के उपकरणों को
स्थानांतरण माध्यम के रूप में भी किया जाता है, ठीक है ना। तो उससे बचाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज से करंट बचने के लिए। इनका उपयोग हम वाष्प प्रावस्था यानी टाँका लगाने के लिए भी किया जाता है। किसी को भी दो मेटल्स को आपस में जोड़ना तो वहाँ पर टाँके लगाने का काम भी करता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यानी वायुरुद्ध माइक्रोचिप के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका काफ़ी उपयोग है, जैसे लिक्विड वेंटिलेशन हो गया, रेटिना पुनर्योजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता हो गई, ठीक है ना। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में यूज़ किया जाता है। त्वचा के रूप में त्वचा के घावों को भरने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अनेक सारे इसके क्या है आपके पास जो यूजेस हैं इसके हैं, ठीक है। तो ये है परफ्लोरोकार्बन। तो ये थे बच्चों हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर था। तो पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में हमने जो पढ़ा आपका कार्बन टेट्रा, हमने सबसे पढ़ा था डाइक्लोरोमेथेन, फिर हमने पढ़ा ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म कह रहे हैं, फिर हमने आयोडोफॉर्म पढ़ा, फिर आयोडोफॉर्म के बाद हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ा। उसी में हमने एक फ्रियोन गैस पढ़ी, तो हमने फ्रियोन के बारे में ही पढ़ा, फ्रियोन 12 हम उसको कहते हैं। उसके बाद हमने जो है फ्रियोन का नाम जो था हमारा डाइफ्लोरोमेथेन था। उसके बाद हमने आज जो है डाइक्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ा, और तो डाइक्लोरोबेंजीन। उसके बाद हमने DDT के बारे में पढ़ा, फिर हमने BHC के बारे में पढ़ा, अभी हमने परफ्लोरोकार्बन से पढ़ा। तो इतने सारी जो टॉपिक हैं बच्चों पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से इनके रिएक्शंस याद करना है, कैसे कैसे बनते हैं, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या इनके यूजेस हैं। आपके पास शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में लिखें, तो वहाँ पर आपको उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी लिखनी है, उसके यूजेस भी लिखने हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी लिखनी है, और उसकी आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी पड़ेगी अगर जिसकी है। तो जितना आपको आता है उस तरीके से, जितने अच्छे से आप पेपर करोगे, जितने अच्छे पॉइंट्स उसमें ऐड करोगे, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको बच्चों विशेष करके ध्यान देनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वीडियो समझ में आ गई होगी बच्चों, और इनको अच्छे से याद कीजिए और इनको नोट्स जो है बना दीजिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास इस तरीके से 1 और 2 डिग्री 3 डिग्री हेलोल्केन्स का एक उदाहरण लिखिए, तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। 1 डिग्री कौन होगा, जब एक कार्बन के साथ में एक हेलोजन जो है, जब एक हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन के उस परमाणु जुड़ा हुआ जिससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, ठीक है ना। डूड यानी CH3 CH2 और Cl ऐसा लिखा है। तो एक क्लोरीन जो हेलोजन ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है, उस कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है जिससे सिर्फ एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको डाइक्लोरोबेंजीन की बात करूं, तो यहाँ से मैं एक H को हटा देता हूँ, क्या करता हूँ, एक H को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। एक मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ पर मैंने एक CH3 जोड़ दिया। तो इसका कहने का मतलब है, ठीक है ना, तो वही हेलोजन ग्रुप से जुड़ने वाला वो कार्बन, ठीक है ना, हेलोजन ग्रुप से जुड़ने वाला वो कार्बन जो अन्य दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा 2 डिग्री हेलोल्केन, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करते, इस एक H को और हटा दिया, और इसमें मैंने एक और CH3 ग्रुप जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कार्बन है, इसमें मैंने एक और CH3 जोड़ दिया, एक CH3 पहले से था, एक CH3 भी ये भी पहले से था, और यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ दिया। तो ये क्लोरीन उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उससे हम कहते हैं 3 डिग्री हेलोल्केन्स, ठीक है। तो इस तरीके से नाभिक हैलोजन व्युत्पन्न क्या बोला, जो डायरेक्टली नाभिक हैलोजन व्युत्पन्न क्या होगा, जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। तो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, नाभिक हैलोजन व्युत्पन्न होंगे। ये आपका जो है साइड चेन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन ग्रुप जो है साइड चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जो है नाभिक हैलोजन नहीं होगा। ये भी बाहर से जुड़ा है, तो ये भी नाभिक हैलोजन नहीं होगा। हैलोएल्कोन को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, तो हमने आपको पढ़ा रखा है IUPAC नाम। बच्चों देखो इसका नाम IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है। देखो काउंटिंग कहाँ से होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा। देखो यहाँ से CO C2H5 ये नज़दीक है, तो यहाँ से मैं काउंटिंग करूँगा 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो ये अलग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये O जो है ये एसीटेट अलग है, तो क्या बोलेंगे 1 एसीटेट, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे 2 3 डाइब्रोमो, ठीक है ना, डाइब्रोमो ये कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो ब्यूटेनोएट ऐसा हो जाएगा इसका नाम, ठीक है ना। तो 1, अब यहाँ पे देखो कहाँ से काउंटिंग होगी, ये साइड चेन है, ये ब्रोमीन ग्रुप जो है, तो पहले हम क्या करें फर्स्ट ग्रुप यानी हाइड्रोजन ग्रुप को काउंटिंग देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये 3 ब्रोमो 5 5 डाई मिथाइल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हेक्सेन। तो इस तरीके से आपके नाम होंगे
दूसरा आपके IUPAC नेम है, इस तरीके से आपका नाम दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना होता है और ये आपका जो है इस आपको आइसोमर बनाते हैं जो मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तो नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व करेंगे और कुछ हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। वो भी मैं आपको जो है कल की वीडियो में आपको बता दूँगा, ठीक है ना, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।